गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 20 जून 2025। तो अब आपको पैटर्न पता ही है कि हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आंसर डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप लिंक को फॉलो करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए यही है कि एक फ्री इनिशिएटिव अगेन हमने शुरू किया है कि जो भी आपको ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, ये जो करंट अफेयर्स के अपडेट आते हैं उसके लिए हमने एक टेलीग्राम लिंक को भी बना दिया है, यानी कि टेलीग्राम चैनल को भी बना दिया है विच इज़ फ्री। ठीक है, सो उसके रिलेटेड आपको जो लिंक है वो हमारे पिन्ड कमेंट्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। सो आप उससे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, है ना, वो यहाँ पर हम आपको दे देंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी फ्रॉम द रिसोर्सेज विच द गवर्नमेंट एज वेल एज द न्यूज़पेपर्स में जो आते हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं कि न्यू ग्रीन इंडिया मिशन रोड मैप टू क्लाइमेट चेंज बैटल। सो हमने ये चीज़ बात की थी, न्यू ग्रीन इंडिया मिशन जो है वापस से न्यूज़ में आया है। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो था वो 2014 में लॉन्च किया गया था, 10 साल के लिए देखना चाहते थे, 2024 तक वो चला। तो ग्रीन इंडिया मिशन को अब रिप्लेस करेगा न्यू ग्रीन इंडिया मिशन। तो हमने ग्रीन इंडिया मिशन में देखा था वही सेम टू सेम इनकी जो आइडियाज हैं, वैल्यूज है, कोर बेसिस है, उन्हीं के ऊपर ये काम कर रही है। जहां पे हमने डिस्कस भी किया था पहले कि अरावलीज हो गई, वेस्टर्न घाट्स हो गए हमारे पास एंड मैनग्रोव्स हो गए, इनको बचाना है, इनको सस्टेनेबली डेवलप करना है एंड हमें क्या बनाने हैं, कार्बन सिंक्स बनाने हैं। एंड ये कार्बन सिंक्स जो हैं वो नेचुरल होने चाहिए। कार्बन नेचुरल या फिर आप कह सकते हो नेचुरल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है कि जो कि अब जितनी भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरल तरीके से सॉइल के अंदर प्रिजर्व्ड रहे। वन ऑफ द इजीएस्ट वे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इज कि हम एफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट करें उसके अंदर, है ना। सो अब वो नेचुरली कैसे हो सकता है कि जब हम डिजर्टिफिकेशन जो है या हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितना हमें ट्री कवर का लॉस जो है हुआ है उसको कवर किया जा सके, है ना। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे काम किया जाएगा। एंड अगर आप देखें तो हमारे पास NAPCC जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही, यानी कि इसके साथ ही कमीशन जो है या आप कह सकते हो कमिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर हम अरावलीज की बात करते हैं, इट विल वर्क इन सिंक विद द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसको रिसेंटली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, जिनको हम अरावलीज मानते हैं। अरावलीज की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, मॉनसून विंड्स के लिए है हमारी ये इंपॉर्टेंस, है ना। एंड अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि एक साइड पे ही मॉनसून जो है उसके साथ ही पैरेलल रन कर रही है। बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। राजस्थान की हवा जो है, गर्म हवा, वो नॉर्थ इंडिया में पहुंचाने से या आने से अरावलीज रोकती हैं। सो मल्टीपल चीजें जो हैं वो एक नेचुरल बैरियर की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इसी की वजह से हमें डिजर्टिफिकेशन तो रोकनी है, मैनग्रोव्स के ऊपर काम करने की यहाँ पे बात करनी है। तो बट मेजरली आर्टिकल जो है अरावलीज के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा जो न्यू ग्रीन इंडिया है वो उन लोगों की भी मदद करना चाहता है जो कि डिपेंडेंट है ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ट्राइबल एरियाज हैं जो लंबरिंग के साथ जिनका बिजनेस है, रबर इंडस्ट्री का जो पार्ट है, इन सभी के ऊपर सरकार मिलकर यहाँ पे काम करना चाहती है कि इसके अलावा अब कैसे हम लैंड ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन को रोक सके। एंड ये हमने टारगेट 2030 तक का यहाँ पर अपनाया है कि 2030 तक हम देखेंगे कि न्यू ग्रीन इंडिया मिशन कहाँ पे पहुंचा है, कि इसके साथ ही हम एक तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पेरिस एग्रीमेंट के जितने भी गोल्स हैं, कि अगर हम पहले उनको अचीव कर लेते हैं, है ना, जैसे बायोफ्यूल्स के केसेस में हमने किया, तो इट विल बी गुड फॉर इंडिया ओनली। सो इसी तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन के लिए जो हमारी इसरो है वो उनकी जो एटलस है, उन्होंने यही बोला है कि हम नेचुरल तरीके से कार्बन सिंक को बनाएं क्योंकि हमें ट्री लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। अब सैटेलाइट्स जो भेजी जाती हैं उसके थ्रू बहुत सारे ऐसी इमेजिंग जो है, रियल लाइफ एनालिसिस या रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस जो है या पिक्चर्स जो है वो भेजी जाती हैं, तो उन्हीं की रिसर्च ने ये चीज़ हमें बताई है ना, कि हमें ट्री लॉस हुआ है, ट्री कवर को वापस से हमें गेन करना है। तो हमने ISFR रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ द 8 नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च बाय NAPCC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, कि चारों के चारों इसका, तीनों के तीनों इसका पार्ट थे। तो ये 8 की लिस्ट आपको दे दी गई है, राइट। तो नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं कि फास्टैग एनुअल पास, तो 3000 का पास, एनुअल पास जो है वो अब नेशनल हाईवेज के लिए अवेलेबल रहेगा। बट इज देयर एनी काइंड ऑफ कैच? तो हाँ, बिल्कुल इससे रिलेटेड तो कोई ना कोई कैच होगा ही ना। ऑब्वियस ही है कि कैच तो रहता ही हर एक चीज के अंदर। दैट इज कि पहले तो आपको लिमिट लगा दी गई है कि 200 ट्रिप्स की, कि साल से अगर साल में ये 3000 के पास को लेकर, जो कि 15 अगस्त 2025 को एक्टिवेट किया जाएगा, ये सारा लॉन्च होगा। ठीक है, तो 200 ट्रिप अगर आप इसी साल के अंदर अंदर लगा लेते हैं तो उसके बाद जो आप यूज़ करेंगे प्रोसेस, है ना, तो वो आपको नॉर्मल टोल की तरह देना पड़ेगा। पहला तो ये कैच है। दूसरी चीज़ कि जितने भी क्लोज्ड टोलिंग फीस है प्लाजा की, यानी कि एक एंट्री एंड एग्जिट जो है उसको एक ट्रिप की तरह यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, कि एक बार गए एक बार आए, तो टोटल अगर आप लगा लीजिए तो 400 बार आप
ट्रैवल कर सकते हैं, आना जाना एक ट्रिप माना जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं, 3,000 रुपये देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एंड नॉट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, अगर कमर्शियल व्हीकल्स पाए गए इसके अंदर तो उनको इंपाउंड कर लिया जाएगा, हैवी फाइन जो है उसके ऊपर लगाया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही है। नॉट फॉर स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवेज के लिए ऑब्वियसली नहीं है। तो NHAI के अंडर जितने भी हाईवेज आते हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है ये। एंड उसके बाद स्टेट हाईवेज पे आपको नॉर्मल टोल यहाँ पर भरना ही पड़ेगा, ठीक है। पास जो है आने वाले टाइम में हर साल में April 1 को रिवाइज होता रहेगा उसकी अमाउंट। एंड उसके बाद एक स्पेसिफिकली अगर आप ये 3,000 रुपीज़ वाला पास लेना चाहते हैं तो सर NHAI के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या राजमार्ग यात्रा करके वेबसाइट जो है या पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ी भर सकते हैं। एंड उसके बाद वो जो ऑटोमेटिकली आपके एग्जिस्टिंग फास्टैग के अंदर है वो रिचार्ज हो जाएगा एंड इट विल बी वैलिड। तो ये सिंपल सी आइडिया यहाँ पे थी, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग कि फास्टैग इज एन RFID पैसेज टैग। सेकंड, एज पर द न्यू स्कीम द नंबर ऑफ ट्रिप्स इज लिमिटेड टू 100 पर व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। RFID क्या होती है? हमारे इंफ्रारेड को यूज कर रही है ना, इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के बाद आपका पैसा जो है वो टोल काट लेती है। तो एक चिप है, विंडशील्ड पे लग जाती है आजकल। तो अगर आप कहें कि नई गाड़ी ले रहे होते हैं तो फास्टैग लगवाना मैंडेटरी हो चुका है, वरना अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो डबल आपको फीस देनी पड़ती है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन कॉस्ट ऑफ पल्सेस ऑयल इंपोर्ट्स, तो पल्सेस के लिए भी इंपोर्ट जो है हमारे बढ़ गए हैं, हमें पहले भी चीज डिस्कस कर चुके हैं। दो, हमारी जो आत्मनिर्भरता थी वो है, बट जो अब पल्सेस को उगाने के अंदर फार्मर्स हमने लिंकेजेस ड्रॉ करिए, फार्मर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो ऑयल इंपोर्ट्स में अभी हमारे पास जो ईरान वाला सिचुएशन चल रहा है, ईरान इजराइल का दिक्कत चल रही है, उससे रिलेटेड हम एक और न्यूज़ आगे देखेंगे। उससे रिलेटेड हमारा इंपोर्ट बिल जो है ना वो बढ़े जा रहा है। बट इस स्पेसिफिक जो आर्टिकल में ये चीज़ बोली गई है कि राजस्थान का ही या राजस्थान के आसपास वाले एरिया के ही एक फार्मर हैं, वो बोल रहे हैं कि चाहे हम जो मर्जी उगाएं, यानी कि पल्सेस अगर वो उगा रहे हैं, उनके पास वो वीट या राइस जिसके ऊपर MSP यानी कि प्रोक्योरमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, वो तो भी नहीं उगा सकते क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आप मेंस के लिए जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसके ऊपर यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि स्टडी के अकॉर्डिंगली जो ये फार्मर से बात हुई है कि MSP जो प्रोक्योरमेंट पल्सेस के लिए आपको बताई गई है दैट इज अराउंड 6,500 के आसपास पर क्विंटल जो है MSP मतलब मार्केट प्राइस जो है वो माना जा रहा है, ठीक है। बट वो अभी जो या MSP की सॉरी अमाउंट आपको ये चीज़ बताई जा रही है। बट अगर आप मार्केट रेट अभी के हिसाब से देखें तो वो अराउंड 4,500 चल रहा है। तो कहाँ से सरकार MSP दे देगी, ठीक है। सो ये मुद्दा उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। इसके रिगार्डिंग अगर हम ऑयल की बात कर रहे हैं, ऑयल को लेकर अलग ही मुद्दा है हमारे इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रेड के रिगार्डिंग भी है कि ट्रेड तो रुक ही गया है ऑलमोस्ट, कि इंडिया जो है वो ये डिसाइड कर चुका है कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट जो बिल है वो भी नहीं हमारा बन रहा है, रेवेन्यू भी कहीं से नहीं आ रहा है, खर्चे पे खर्चा हो जा रहा है। तो हम अगर इंपोर्ट भी नहीं करेंगे तो भी हमारा गुजारा नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो भी हमारा गुजारा नहीं है। तो ओवरऑल यही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई, नथिंग न्यू इन दिस। तो सवाल यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हाँ, तो इसी आर्टिकल के अंदर सिंस मैंने आपको राजस्थान वाला मेंशन किया तो उन्होंने एक स्पेसिफिक ब्लैक सॉइल बोली कि ब्लैक सॉइल के अंदर तो हम लेग्यूम्स को ज़्यादातर उगा सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास पानी की भी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उससे रिलेटेड आपको सवाल है कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अलूवियल सॉइल के कौन से पेयर्स जो हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, कि कौन सी क्रॉप किस किस सॉइल में बेटर उग सकती है, कि करेक्टली मैच कौन से हैं। तो मेजर क्रॉप्स को यहाँ पर देखना। सो ओनली वन इज करेक्टली मैच, ब्लैक सॉइल, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। रेड सॉइल एंड अलूवियल सॉइल जो है हमने इंटरचेंज कर दिए थे। ब्लैक सॉइल के लिए मेजरली हम देखते हैं कि कॉटन जो है वो जल्दी उग जाता है। रेड सॉइल में हम देखते हैं कि मेज जल्दी उगती है। अलूवियल सॉइल में शुगर केन या राइस हमारी जो है वो पार्ट बन सकती है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग हमारा ये करेक्ट आंसर था। तो ग्रेट चार्टर, हाउ मैग्ना कार्टा केम टू बी एंड व्हाई इट्स लेगेसी एंड्योर्स। तो मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट था, ऐसे तो है नहीं कि हवा में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा बोलते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं हमारे, है ना। तो मैग्ना कार्टा एक्चुअली में है क्या? मैग्ना कार्टा इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि अब यूरोपियन नेशन में या ब्रिटेन में पर्टिकुलरली हम देखते हैं साइन कराया गया था। तो एक तरह से ये ब्रिटेन की हमें देन है, जो कि एक पॉजिटिव है, जो कि क्या कर रही है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर रही है। तो रूल ऑफ लॉ में हम स्पेसिफिकली एक चीज़ पढ़ते हैं ना कि जब हम बात करते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स एंड क्रिश्चियनिटी के बीच में माना जा रहा था कि रिलीजन जो है वो कंबाइंड पार्ट रहेगी ऑफ द रूलिंग प्रोसेस, है ना, जहाँ पे राजा जो है वो विदाउट कंसल्टिंग द पोप कोई डिसीजन नहीं लेते थे। तो उसी तरीके से अब इस चीज़ को रिलीजन से अलग करने वाली बात आ जाती है कि राजा जो है वो भी अब रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है, राजा लॉ से ऊपर नहीं है, तो अपने मन मर्जी के डिसीजन आप यहाँ पर नहीं दे सकते। उसी की वजह से मैग्ना कार्टा साइन किया गया था। तो अराउंड 1216
16 में 1215 में इसको बोला गया था कि ये चीज़ ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास राजा कौन से थे, मैग्ना कार्टा लैटिन फॉर ग्रेट चार्टर, साइन किया गया था जून 1215 को मेडोज में, रानीमेड मेडोज लंदन में। तो किंग जो है ही शुड बी एक्टिंग अकॉर्डिंग द लॉ। तो किंग कौन से थे, दैट वाज किंग जॉन जो है इनके प्रीडिसेसर रहे। देन 1204 में किंग ऑफ फ्रांस फिलिप II उन्होंने कंट्रोल लिया ऑफ नॉर्मैंडी एंड आंजू, ठीक है। सो इन आइलैंड्स की वजह से जो जॉन है, किंग जॉन जो है जो कि ब्रिटेन के थे, उनकी ना फ्रांस के साथ यहाँ पर लड़ाई हुई थी जिस वजह से वो उन्होंने बैटल लूज कर दी थी। तो अगेन वो ईगो के ऊपर वो चीज़ें लेकर बहुत सारी ऐसे डम डिसीजंस ले जा रहे थे कि जिस वजह से उनके जो अब प्रजा है या जो ऑफिसर्स है दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद इट। तो उन्होंने फाइनली मैग्ना कार्टा को यहाँ पे साइन करवाया था एंड बोला था कि डिसीजन जो है वो सबकी सहमति से होगा, सभी के हित में होगा एंड आप ऐसा कोई भी डिसीजन जो है आप अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे या जो आपका मंत्रीगण है उनसे पूछे बगैर नहीं ले पाएंगे या नहीं लेंगे। सो एज अ रिजल्ट मैग्ना कार्टा साइन कराया गया था एंड ये चीज़ जो क्लॉज 39 ने ऐड की थी, नो फ्री मैन इज टू बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड और डिसीज्ड आउट ऑफ द लॉ और एक्साइल्ड इन एनी अदर वे रूइंड, नॉर विल वी go against him or send him anywhere except by the lawful judgment of his peers or by law of the land। कि लॉ से ऊपर नहीं हो आप, कि आप किसी को भी जाकर ऐसे मारने का हुक्म नहीं दे सकते, जजमेंट आएगी उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। देन क्लॉज 40 जो है कि no one will be sell, no one will be deny or delay the right or justice. Copies of Magna Carta were sent out to be read to in each countries to popularize it। कि हमारे राजा ने ये डिसीजन लिया है, सिंस उनका नाम फ्रांस के साथ लड़ाई के बाद खराब हो गया था, सो उसको बेटर करने के लिए मैग्ना कार्टा की जो कॉपीज हैं वो कंट्रीज को भेजी गई थी। बट इसके अंदर भी एक कैच है, ठीक है। तो मेन एंड वुमेन जो है दे वर कंसिडर्ड, बट विडोज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था, ठीक है। सो अब और जो मेन एंड वुमेन के अंदर जो कॉलोनाइज्ड सिटीज़ हैं या उस टाइम पे जो एनेक्स की गई थी, कॉलोनाइजेशन तो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे हुई, ये जो जितनी भी एनेक्स सिटीज़ थी जो कि अब एक तरह से कॉलोनीज ही लगा सकते हो, दे वर ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बट चलो माना ये जा रहा था कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है। उस टाइम पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मानी गई थी इतनी ज़्यादा, बट अभी के बेसिस पे अगर हम देखें तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई, इसके अलावा कुछ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो मैग्ना कार्टा established rule of law completely. Then the Woods Dispatch is considered as the Magna Carta of Indian education system. Which of the following statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो मैग्ना कार्टा की वजह से रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश तो हुआ ही हुआ है ना, कि राजा को अब सुनना पड़ता था। देन उसके बाद वुड्स डिस्पैच, जिसके थ्रू एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन जो कि 1854 के अंदर यहाँ पे आया था, वुड्स डिस्पैच। दो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी कि साल कौन सा है, बट चलो मैं बता देती हूँ। 1854 के अंदर ये इंडिया में जब अप्लाई किया गया था द क्राउन के द्वारा, कि क्राउन से पहले इवन कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्राउन तो 1858 के बाद, फर्स्ट रिवोल्ट के बाद यहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको अप्लाई किया जाएगा इंडिया के अंदर, कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को दी जाएगी, उस चीज़ को यहाँ पे माना गया था या बोला गया था कि देना शुरू किया जाना चाहिए। तो एक तरह से वो मैग्ना कार्टा है, यानी कि शुरुआत थी ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, राइट। तो हम इसको मैग्ना कार्टा मानकर यहाँ पर चलते हैं। देन ग्रीन हाइड्रोजन, गवर्नमेंट इंडस्ट्री बुलिश बट डिमांड फॉल्टर्स अमिड ग्लोबल हेडविंड्स। तो अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, यानी कि अब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, H2O होता है ना, जिससे हाइड्रोजन और वाटर रिलीज, वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस है, इनिशियली पहले क्या होता था कि हम ग्रीन एनर्जी को ग्रीन नहीं मान सकते थे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते थे। बट अब यही चीज़ मानी जा रही है कि ग्रीन एनर्जी का इनपुट होगा एंड उसी से ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वाटर को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के करंट को पास या चार्ज को पास करने के बाद तो हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास एक तरह से फ्यूल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस आर्टिकल में यही चीज आपको बोली जा रही है कि जो गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री जो ग्रीन हाइड्रोजन के साथ डील कर रही है यहाँ पे, वो भी अब बुलिश यहाँ पर, मतलब डाउनवर्ड जा रही है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, डिमांड भी फॉल्टर हो रही है, यानी कि डिमांड
अभी इंडिया के अंदर नहीं आ रही। वन ऑफ द मेजर रीजंस बीइंग कि अभी ये नियरली शुरुआत ही है इस इंडस्ट्री की, तो धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट जो है अभी के हिसाब से ज़्यादा हाई है ना। जैसे जैसे इसकी अडेप्टेशन बढ़ती जाएगी, इसकी जो अब डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी और जो इनपुट कॉस्ट है इसको बनाने में वो भी कम लगेगी, एंड जो हम एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस है हो सकता है वो भी शुरू करें आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या है कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है स्पेयर पार्ट्स को डिफरेंट कंट्री से, बट अभी के केस में अगर हम देखें तो वो चीज़ जो है इनपुट कॉस्ट में ज़्यादा है, बट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है या जो आपकी डिमांड है इंडिया के अंदर अगर फुलफिल करनी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्री जो है चाहे वो बुलिश नजर आ रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं इंडिया में होने चाहिए जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी या पार्ट्स भी इंडिया में रेडिली अवेलेबल हो, ठीक है। सो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो है इट इज़ गोइंग टू बी बिग, क्योंकि हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड या बायोफ्यूल्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है ही है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत कर रही हैं यहाँ पे, और ऊपर से अमेरिका का जो बिल है बिग ब्यूटीफुल बिल, उसकी वजह से भी एक तरह से थ्रेट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस इंटरवेंशंस जो हैं वो अंडर थ्रेट है। कि अगर उन्होंने बोल दिया ना अभी ट्रंप ने आते कि जो प्लास्टिक जो हमने हटाया था बैन वो दोबारा से शुरू कर दिया जाए, है ना, तो एक तरह से ये थ्रेट ही है ना, कि कैसे हम सस्टेनेबली आगे बढ़ सकते हैं। जब हमने सिंगल टाइम या सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर दिया था, सहमति से बैन हुए थे वो, तो क्यों उनको वापस यहाँ पर अप्लाई किया गया, बट अब नोबडी क्वेश्चंस यूएस है ना। सो एक यही प्रॉब्लम है। सो इन्हीं के रिगार्डिंग उन्होंने उस पर बिल्डअप किया है कि अगर जीडीपी बेटर करनी है या जो ग्रीन हाइड्रोजन है अगर उसको प्रोवाइड करना है हमने, या डिफरेंट तरीके से जो हाइड्रोजन निकाली जा सकती है, जिससे रिलेटेड आपका सवाल वैसे होगा, तो हमें इस इंडस्ट्री को यहाँ पर मैन्युफैक्चर यूनिट भी इंडिया में लगानी चाहिए। फंडिंग जो है हाइड्रोजन फ्यूल के लिए वो अगर हमें चाहिए या एफडीआईज भी चाहिए तो इंडिया के अंदर उसका अलाउंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो भी अब ऐसा अरेंजमेंट करना चाहती है कि हम किसी तरीके से अब क्या करें, ऐसी जो हमारा नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो क्या है, वो एक तरह से इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हैं, बट हमारे लिए अभी एक तरह से वो क्या है, लाइबिलिटी बना हुआ है, बट हम उस लाइबिलिटी को एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो अब सरकार को देखना पड़ेगा, काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो टेक्निकल देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पावरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स विद रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी वर्ड दिया गया है, एंड इज अ की फीड स्टॉक फॉर ग्रीन अमोनिया मेड बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। ग्रीन अमोनिया हैज एप्लीकेशंस एज लो कार्बन फर्टिलाइजर्स एंड एज अ फ्यूल फॉर शिपिंग, ठीक है। कि वो जो हाइड्रोजन वहां से रिलीज होती है उससे या तो आप ग्रीन अमोनिया भी बना सकते हो या उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट उसका ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ब्लू हाइड्रोजन कोल, ब्राउन हाइड्रोजन न्यूक्लियर पावर प्लांट, पिंक हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। तो ग्रीन हाइड्रोजन होती है, मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से, एंड हम जो चार्ज उसके अंदर दे रहे हैं वो भी ग्रीन फ्यूल्स के थ्रू होता है। तो जो इसके हिसाब से हमारे पास हाइड्रोजन निकलती है दैट इज द प्योरेस्ट काइंड ऑफ हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन फ्यूल्स को लगाकर यहाँ पे बनाई गई है ना। देन ब्लू होती है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है या ब्राउन हाइड्रोजन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है या रीपर्पस किया जाता है, तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज की जाती है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ग्रीन, ठीक है। तो उसको ब्लू हाइड्रोजन हमने नाम दिया है। देन ग्रे हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है नेचुरल गैस से, स्टीम मीथेन की वजह से, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, जैसे कि हमारे जो पेड बैचेस के यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनको अच्छे से ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ग्रे होती है, अभी के लिए आप ये चीज़ याद रख लीजिए, ग्रे होती है हाइड्रोजन जहां पे नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट होती है, स्टीम जो प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को यहां पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पर्पल या पिंक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलिसिस न्यूक्लियर पावर की, ठीक है। देन टर्कोइज होती है स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है मोस्टली हर एक के अंदर में, थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन यहाँ पर टर्कोइज के केस में। देन ब्राउन एंड ब्लैक की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल यूजिंग गैसिफिकेशन। देन येलो जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल्स बोथ। तो व्हाइट हाइड्रोजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का, हाइड्रोजन अकरिंग इन रेयर एंड नेचुरल फॉर्म्स को ये यूज करती है, जिनको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियली वो चीज़ अगर पॉसिबल होती है तो उसको हम व्हाइट हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। देन विल कट ऑफ ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ब्लॉक्ड।
ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं डिस्कस करूँगी लेटर ऑन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, कैस्पियन सी, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पर्शियन गल्फ का भी हमें ये सब आइडिया हो चुका है, ठीक है। सो अब इंडिया जो है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। ऑल्टरनेटिव्स के लिए मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि ओपेक नेशंस या ओपेक प्लस वाले नेशंस बेसिकली, ठीक है, जिसमें मेजरली अब हम देखेंगे तो चाइना ही जो है मेजर अब सपोर्ट बन सकता है इंडिया की इस केस में। बट अब डील किस हिसाब से क्रैक होती है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ से इंडिया जो है अब इंपोर्ट करना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि डिमांड तो यहाँ पर है। तो क्रूड ऑयल जो है जो सस्ते में आपको प्रोवाइड करेगा इन द टाइम्स ऑफ नीड बिजनेस के हिसाब से, तो उसी को ऑप्ट यहाँ पर चूज़ किया जाएगा या ऑप्ट किया जाएगा। इसमें यही भी चीज़ बोली गई कि एक्सपोर्ट भी इस टाइम पर रुके हुए हैं। तो इंडिया ऑल्सो वांट्स कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है वो फटाफट से ख़त्म हो जाए, क्योंकि तभी मार्केट जो है वो बेटर हो सकती हैं। दो कल इजराइल के ऊपर अटैक भी हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी पे उनके अटैक भी हुआ है। अटैक के बावजूद भी इजराइल की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे थी, ठीक है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा डेवलप करना कैसा क्यों हुआ था। सवाल यह है कि क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस लुब्रिकेंट्स, एस्फॉल्ट, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है ये तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों करेक्ट है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, लिक्विड फेज में है, नेचुरली अंडरग्राउंड एंड रेजर्वोयर के अंदर पाया जाता है एंड रिमेन्स लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आने के बाद वो कब होता है? इन अ लिक्विड स्टेज आफ्टर पासिंग थ्रू द सरफेस सेपरेटिंग फैसिलिटीज। तो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं इस क्रूड ऑयल से, जिनके अंदर हमारा जो जेट्स के लिए प्लेन, हमारे लिए पेट्रोल या डीजल, ये बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वाइड एरिया ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हीटिंग ऑयल्स, गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल्स, एस्फॉल्ट, इथेन, प्रोपेन, देन ब्यूटेन, मेनी अदर प्रोडक्ट्स दैट आर यूज फॉर एनर्जी और केमिकल कॉम्पोनेंट। जो आपकी पेट्रोलियम जेली है, ठीक है, वैसलीन वाली पेट्रोलियम जेली, वो भी तो यही है ना। तो इसी तरीके से क्रूड ऑयल से तो निकली हुई होती है वो, सो पेट्रोकेमिकल बोलते हैं उनको। सो इसी तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, यूजेस या यूजेज जो है हमारे पास होती है। एंड इसके अंदर ना एक बिल्ड कर लेना आप चीज़ या एक आइडिया जो है आपके बेसिक साइंसेस के लेक्चर में होता है कि क्रूड ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है एंड डिफरेंट लेयर्स में ना हमारे पास डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो बन के आते हैं। पर ठीक है, एंड में हमारे पास क्या बचता है या उससे पहले वाली स्टेज पे क्या निकलता है, इससे पहले वाली रिफाइनिंग वाली स्टेज पे क्या निकलता है, उस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। व्हाई आई डोंट शो यू द पिक्चर्स आर कि आपकी तरह से ये होमवर्क हो जाता है। मैं तो एक पिक्चर लगा भी दूंगी, ठीक है, बट उससे आप क्या करोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना। आपको पकी पकाई खीर वाली आदत या मैं नहीं डलवाना चाहती, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत अब आप भी करेंगे इस चीज़ के लिए। देन जस्टिस वर्मा हैड कोवर्ट और एक्टिव कंट्रोल ओवर द कैश। सो अब हमने बोला था ना कि रिमूवल होना है या इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की जब हम बात करें तो जस्टिस वर्मा का जो केस है वो ऑलरेडी कमिटी के पास जा चुका था। जो बनती है कमेटी है ना, कि आफ्टर बीइंग प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट, उससे पहले ही बन चुकी थी कमेटी, बट ये चीज़ माना जा रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है कमेटी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसी कमेटी को हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि वो इसके ऊपर काम करेगी। बट एक और कमेटी का अब चलो फॉर्मली गठन होना तो है ही है, जब प्रपोजल्स ऑलरेडी लोकसभा या राज्यसभा में जिन्होंने भी साइन किया होगा, जब भी सेशन होता है उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी एक बार देखना होगा। बट वो एक तरह से प्राइमरी जो कमेटी जिसकी रिपोर्ट वो उठाएगी, जो नई कमेटी बनेगी, दैट विल बी दिस ओनली, ठीक है। तो जो कि अब जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला है कि जस्टिस वर्मा जो है इज लायबल, उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू हिज पोजीशन उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है। इतना कैश ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो कहाँ से आया? दो ही वॉज, यू कैन से कि उन्होंने ये बोला है, मतलब बेसिकली उनको क्वेश्चन इसी चीज़ पे किया गया कि ये कैश जो है वो चलो ठीक है, हो सकता है सही सोर्सेज से भी आया है, ठीक है, बट उनको जलाने की उसको ज़रूरत क्या पड़ी? सही सोर्सेज से आया था तो वो उसको ब्यौरा देते ना कि कहाँ से आया है, जलाने का क्या मतलब है? सो दैट गिल्टी इंटेंट इज फाउंड इन हिम। सो इसी वजह से इम्पीचमेंट के प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो इससे जुड़ा सवाल यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वर इंक्रीज इन 2019। इनिशियली 9 होते थे, उनका नंबर जो है वो 31 कर दिया गया था 2019 के अंदर। क्या ये है? द ओथ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज द सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। जो 33 वाइड सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 9 to 31 कर दिए गए थे,
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जो शेड्यूल 3 में ओथ दी गई है उसमें अप्रॉक्सीमेटली शायद ओथ नंबर 4 है जो दी गई है। एंड इस ओथ को ना थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, ओथ पे सवाल आ चुके हैं आपको पहले ही, बट मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ, फ्रॉम ओथ और एफर्मेशन टू बी मेड बाय जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो इसी एक चीज़ को आप रेफर कर सकते हैं कि CAG और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ओथ है वो सेम है, बट आप इससे एक चीज़ और इन्फर कर सकते हैं कि जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है उनकी ओथ अलग से है। ठीक है, सो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि अलग से है तो कहाँ पे गिवन है, 1-2 पेजेस छोड़ के 1-2 पैराग्राफ छोड़कर ही दी गई है। ठीक है, देन स्ट्राइक हिट अराक हैवी वाटर रिएक्टर वाज अ पार्ट ऑफ तेहरान न्यूक्लियर डील। अब अराक जो है हैवी वाटर रिएक्टर है, एक तरह से आप लगा लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे प्लूटोनियम पाया गया है। अब इजराइल को इस कोऑर्डिनेट के बारे में पता था क्योंकि मैंने आपको मोसाद वाली सारी स्टोरी बताई थी कि 3 साल से प्लानिंग चल रही थी। सो उसी के रिगार्डिंग ये जो अराक वाला एरिया है, जो अराक हैवी वाटर रिएक्टर है, ये यहाँ पे प्लूटोनियम पाया गया है। एंड हैवी वाटर रिएक्टर के लिए ईरान को ऑलरेडी मना कर दिया था डिफरेंट कंट्रीज़ ने कि ये मशीनरी या फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल वर नॉट या कंट्रीज वर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग समवन सच काइंड ऑफ सच स्केल मशीनरी जिसके थ्रू बाय प्रोडक्ट हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है। ठीक है, सो हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए किसी भी कंट्री ने मना कर दिया था। बट ईरान के साथ ईरान इराक की जब लड़ाई हुई उसके बाद 1980s में, ठीक है, ईरान जो है डेवस्टेट हो गया था। उसके बाद दे वांटेड टू मेक अ वेपन एंड इस वेपन के लिए बाकी कंट्रीज़ ने मना कर दिया। वेपन भी क्या, इस हैवी वाटर रिएक्टर की फैसिलिटी देने से मना किया। ईरान ने उसको खुद से डेवलप किया एंड इसके बारे में किसी को डिस्क्लोज भी नहीं किया। वहाँ से प्लूटोनियम मिल रहा है। प्लूटोनियम जो है अब एक तरह से लगा सकते हो कि बेसिकली यूज़ करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे तो हम यूरेनियम ही यूज़ करते हैं, बट प्लूटोनियम के लिए मेजर चांसेस आर कि उसको बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। सो अब ऐसा ही प्रोसेस है कि 2 तेहरान की न्यूक्लियर डील का ये पार्ट था, यानी कि इंडिया पाकिस्तान, चाहे हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, हैवी वाटर रिएक्टर्स जो हैं उनके पास एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। इजराइल के पास भी ये एग्जिस्ट करता है, बट दे यूज़ इट जुडिशियसली। बट पाकिस्तान के केस में भी अभी हमें पता है कि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब चला देंगे एंड ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, बट आप कह सकते हो कि उन्होंने चुपके काम किया या जैसे भी किया, बट उन्होंने डिक्लेयर तो किया है। ठीक है, अराक रिएक्टर जो है ना वो कंटेंशन का पॉइंट बना जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील 2018 से जो है बैकआउट कर लिया था। तो ईरान और यूएसए की जो 2018 की डील थी उससे ट्रंप बैकआउट कर गए थे। इनिशियली ईरान अब ये बोल रहा है कि इट वाज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर डील, कि जिसके बेसिस पे हमें ये सब बनाने की परमिशन मिली है, यानी कि परमिशन लिए थे वो, बट अब यूएसए 2018 में या 2018 की डील से बैकआउट गया, तो अब नाम ईरान का ही पूरा का पूरा लग रहा है। ठीक है, सो अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, बट अभी के केस में हम सिर्फ ये पॉइंटर्स जानते हैं कि प्लूटोनियम मिला है, अराक हैवी वाटर रिएक्टर है या हैवी वाटर फैसिलिटी है। ठीक है, कि हम यहाँ पर जो हमारा हैवी वाटर है उसको 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ मॉडरेटर भी इसको यूज़ करते हैं, एज अ कूलेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा पार्ट है कि पोर्शन ऑफ द रिएक्टर इन विच द ऑफिशियल्स पोर कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये फैसिलिटी बनाते हुए उन्होंने इतनी मोटी कंक्रीट की वॉल, एक तरह से मोटी कंक्रीट की जो वॉल है उसको बनाया, ताकि अब इन केस कुछ भी हो जाता है, कोई भी इम्पैक्ट अगर आता है, पहले से ही सब चीज़ की प्लानिंग ईरान कर चुका था कि फैसिलिटी इस हिसाब से डेवलप की गई है कि बहुत मोटी दीवार बनाई गई थी कंक्रीट की, ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाती है तो। ठीक है, अब इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ईरान हैज़ इम्पोज्ड ऑन इंस्पेक्टर्स। तो अब भेजकर फ़ायदा क्या इंस्पेक्टर्स को? ठीक है, या पहले ये चीज़ को लीक कर दिया जाता या क्या है, बट IAEA जो है अब हो सकता है कि और डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ यहाँ पे बात किया जा सके, एंड हो सकता है ईरान पे आने वाले टाइम में या तो और सैंक्शंस लगे या उनसे वेपन्स जो हैं या जो न्यूक्स है या वॉरहेड्स है वो वापस लिए जा सके। सवाल क्या है हमारे पास, ईरान एंड इराक जॉइंटली डेवलप्ड अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी, हैवी वाटर हैज़ डुअल पर्पस इन हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो अब स्टेटमेंट इसकी हमें पता है कि बी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, राइट। सो इन केस इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ UPSC, तो हमारे पास एक ऑनगोइंग बैच है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। देन टेस्ट सीरीज की भी बात करें तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।